उधर रूस से बढ़े तनाव के बीच अमेरिकी फौज ने अपनी ताकत दिखाई। मोरक्को में हुए सैन्य अभ्यास में बाइडेन के सैनिकों ने अलग अलग देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किया और जंग के हालात से निपटने की ट्रेनिंग ली। सबसे पहले अमेरिकी फौज ने जमीन पर अपनी ताकत दिखाई और आधुनिक टैंकों के साथ टारगेट पर जमकर गोलाबारी की। जैसे ही जमीन पर दुश्मन को तबाह करने का अभ्यास पूरा हुआ, अमेरिका की एयरफोर्स ने आगे का मोर्चा संभाला और आसमान से चुन चुन कर जमीन पर दिए गए टारगेट पर जमकर बमबारी की, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो सच में कोई जंग लड़ी जा रही हो। यही नहीं, जवानों ने हिमास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से भी हमले की ट्रेनिंग ली। अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों ने भी आसमान में उड़ान भरी और दुश्मन पर हमले के साथ खुद को कैसे बचाया जाए इसका अभ्यास किया। बताया गया कि अमेरिकी फौज के साथ इस सैन्य अभ्यास में 12 से ज्यादा देशों के 7,500 से अधिक सैनिकों ने हिस्सा लिया, जबकि ब्राजील, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के जवान भी इसमें शामिल हुए। अमेरिका और नेटो की चुनौती से निपटने के लिए रूस ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। खबर है कि अमेरिकी विमानों पर नजर रखने के लिए वो जल्द ही नॉर्वे के बॉर्डर के पास अपने सबसे आधुनिक और हाईटेक रडार तैनात करेगा। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए रूस ने रडार स्टेशन तैयार करने का काम जोर शोर से शुरू भी कर दिया और रूस अपने सबसे आधुनिक रडार रेजोनेंस NE VHF को जिस जगह पर तैनात करने जा रहा है वो नेटो देश नॉर्वे के बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दावा है सिर्फ नॉर्वे ही नहीं बल्कि फिनलैंड के एयरपोर्ट भी इन रडार की जद में रहेंगे और इनकी तैनाती का मकसद अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 पर नजर रखना है, जो एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर माने जाते हैं। लेकिन रूस जिन आधुनिक रडार को इन पर नजर रखने का जिम्मा सौंपने जा रहा है, उनकी नजर से ये लड़ाकू विमान भी नहीं बच सकते, क्योंकि दावा है कि 2020 में रूस की ओर से ईरान को बेचे गए ये रडार उसकी सीमा पर उड़ रहे F-35 फाइटर जेट की सटीक जानकारी देकर अपनी ताकत को साबित कर चुके हैं और ये रडार करीब 600 किलोमीटर दूर से उड़ान भर रहे स्टेल्थ फाइटर जेट का पता लगा लेते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल की तो ये करीब 1200 किलोमीटर दूर से ही सटीक जानकारी दे देते हैं। साथ ही करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन भी इनकी नजर से नहीं बच सकता। इतना ही नहीं, दावा है कि एक रेजोनेंस NE VHF रडार एक बार में 500 से ज्यादा टारगेट पर नजर रख सकता है, जबकि रूस ने अमेरिकी विमानों की निगरानी के लिए इस तरह के 4 रडार नॉर्वे की सीमा पर तैनात करने का प्लान तैयार किया है। और ये तैनाती ऐसे वक्त में हो रही है जब स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुए सम्मेलन में नेटो रूस को घेरने के लिए पावर प्लान तैयार करने का ऐलान कर चुका है, जिसके तहत वो उसके पड़ोस में मौजूद अपने सदस्य देशों में 3 लाख सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखेगा और वहां आधुनिक हथियारों की सप्लाई भी बढ़ाएगा। साथ ही इस बैठक में रूस के पड़ोसी फिनलैंड और स्वीडन का नेटो से जुड़ने का रास्ता भी साफ हो चुका है, जिसके बाद रूस ये मान चुका है कि अब अमेरिका और नेटो मिलकर इन देशों में अपने मिलिट्री बेस भी बनाएंगे। और नॉर्वे में तो अमेरिका पहले ही अपने 2 F-35 लड़ाकू विमान तैनात कर चुका है, लेकिन रूस को डर है कि फिनलैंड के नेटो से जुड़ने के बाद वहां भी जल्द ही 5वीं पीढ़ी के अमेरिकी फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। और रूस के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाने वाला कोला प्रायद्वीप फिनलैंड से ज्यादा दूर नहीं है। दावा है कि इस प्रायद्वीप में रूस ने बड़ी संख्या में परमाणु हथियार तैनात किए हैं, जबकि इसके पास कोला खाड़ी में उसकी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी मौजूद है। और रूस को आशंका है कि नेटो के साथ जंग छिड़ने पर फिनलैंड और नॉर्वे में मौजूद अमेरिकी विमान इस इलाके में बमबारी कर सकते हैं, इसीलिए उसने इन विमानों पर नजर रखने की तैयारी तेज कर दी। देश के पूर्वी हिस्से बाढ़ से बेहाल हो गए। असम के डिब्रूगढ़ में एक CRPF कैंप के अंदर पानी भर गया, जिसके बाद इस कैंप को कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। असम के करीमगंज में बाढ़ की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा अंदर धंस गया। मणिपुर में जमीन खिसकने से हुए हादसे के बाद वहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 पहुंच गई, जिसमें टेरिटोरियल आर्मी के 15 जवान भी शामिल हैं। इस बीच यूक्रेन के ओदेशा शहर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कई इमारतें पूरी तरह बर्बाद दिखी। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिसकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। रूस का हमला कितना जोरदार रहा होगा, इसका अंदाजा सामने आई तस्वीरों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। मिसाइल हमले के बाद कुछ इमारतें तो पूरी तरह तबाह दिखी। चारों तरफ सिर्फ तबाही और मलबे का ढेर ही नजर आया, जबकि कुछ लोग मलबे को हटाकर लोगों की तलाश करते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूस ने ओदेसा शहर के आम लोगों को जानबूझकर निशाने पर लिया और उन पर जमकर हमले किए। औरैया में एक महिला ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। यूपी के औरैया में अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ पकड़े जाने के बाद बीच सड़क पर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिला ने पति की बीच सड़क पर जमकर पिटाई भी की।
यूपी के उन्नाव में एक आदमी की लाश उसके ससुराल से बरामद की गई। आरोप है कि रोज की मारपीट से परेशान होकर महिला ने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को घर के आंगन में ही दफना दिया। जिले के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने अंकुश जैन और वैभव जैन को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया। ये दोनों सत्येंद्र जैन के करीबी बताए जा रहे हैं। खुद सत्येंद्र जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। चीन की सेना के लिए काम करने वाले रिसर्चरों ने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसी तकनीक तैयार कर ली है जिससे इंसान के दिमाग से रेडियो तरंगें निकल सकेंगी। हालांकि अपनी इस तकनीक के बारे में चीन ने ज्यादा पत्ते नहीं खोले, लेकिन यह जरूर कहा कि इस तकनीक की बदौलत दिमाग से मिलिट्री रडार तक कंट्रोल हो सकेगा। और अगर ये हो गया तो जंग के मैदान में चीन का मुकाबला बेहद मुश्किल हो जाएगा। चीन की इस सनसनीखेज रिसर्च से पर्दा तब उठा जब इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक पेपर एक जर्नल में पब्लिश हुआ। उस पेपर में दावा किया गया कि चीन की वायुसेना की एयरफोर्स इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके साबित कर दिया कि ब्रेन वेव्स यानी दिमाग की तरंगें दूर से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंट्रोल कर सकती हैं। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि उनकी नई तकनीक इतनी बेमिसाल है कि उसका एक नहीं बल्कि कई इस्तेमाल हैं। इससे चीन के सैनिक रडार तो अपने दिमाग से कंट्रोल कर ही सकेंगे, इस तकनीक से सड़क हादसे रोकने में भी काफी मदद मिलेगी, क्योंकि इससे ड्राइवर की ब्रेन वेव में हो रहे बदलाव को डिटेक्ट किया जा सकेगा। इससे यह पता चल सकेगा कि ड्राइवर को नींद तो नहीं आ रही या कहीं वो थका हुआ तो नहीं है। यानी चीन ने अब अपने दुश्मन अमेरिका से टेक्नोलॉजी वॉर छेड़ दी है। उसकी कोशिश तकनीक के मैदान में अमेरिका को पछाड़ने की है, क्योंकि अब तक इस फील्ड में अमेरिका ही सबसे आगे रहा है, लेकिन चीन की सेना उसे टक्कर देने के लिए खड़ी हो गई। और उसके रिसर्चरों ने इसके लिए मेटा मटेरियल को जरिया बनाया। मेटा मटेरियल आर्टिफिशियल तौर पर तैयार किया गया ऐसा मटेरियल होता है जो कि रेडियो वेव पैदा कर सकता है। यह मेटा मटेरियल किसी भी चीज के ऊपर मेटा सरफेस बना देता है और वो मेटा सरफेस किसी भी चीज को एक रेडियो ट्रांसमीटर में बदलने की ताकत रखता है। इसी के आधार पर चीन के रिसर्चरों ने सिर पर पहने जाने वाले एक डिवाइस से ब्रेन वेव को डिटेक्ट किया और इस सिग्नल को मेटा सरफेस को पास कर दिया। बर्मिंघम टेस्ट में ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ बतौर भारतीय विकेटकीपर सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ पंत ने पूर्व कप्तान MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लखनऊ की NIA कोर्ट ने बिजनौर IED ब्लास्ट मामले में 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। यूपी के आगरा में एक सिपाही ने तालाब में डूब रहे एक बुजुर्ग की जान बचाई। घटना के बाद बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के जवानों पर ड्रोन से बमों की बारिश करते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के जिन सैनिकों को ड्रोन से निशाना बनाया गया वो एक इलाके पर हमले की फिराक में थे, जिन पर यूक्रेन के जवानों ने ड्रोन से बमों की बारिश कर दी। यूक्रेन की सेना की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें रूस के जवान सड़क किनारे झाड़ियों में बनी सुरंग के रास्ते अपने गुप्त ठिकाने की तरफ जा रहे थे, जो इस बात से बेखबर थे कि दुश्मन उन पर आसमान से नजर बनाए हुए। जैसे ही रूस के सैनिक अपने गुप्त ठिकाने के अंदर पहुंचे, यूक्रेन की सेना ने मौके का फायदा उठाते हुए उन पर ड्रोन से हमला कर दिया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का पूरा इलाका दहल गया। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस हमले में रूस की सेना का ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया और वहां मौजूद कई सैनिकों की मौत हो गई। सजा पूरी करने के बाद भी पाकिस्तान ने भारतीयों को रिहा नहीं किया। सरकार ने पाकिस्तान पर 539 भारतीय नागरिकों और मछुआरों की रिहाई में देरी करने का आरोप लगाया। भारत ने साफ किया कि सजा पूरी होने के बावजूद इन्हें अब तक रिहा नहीं किया गया। खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का इसी महीने बीजेपी में विलय हो सकता है। PV सिंधु मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में 21-13, 15-21 और 13-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद भी सियासी उठापटक जारी है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने उन्हें शिवसेना के नेता पद से हटा दिया। सीएम एकनाथ शिंदे को एक पत्र लिखा गया जिसमें उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और पार्टी तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। चिट्ठी के जरिए उद्धव ने कहा कि शिंदे मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए और अपनी इच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी, इसलिए शिंदे को शिवसेना नेता के पद से हटाया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और हथियार सप्लायर जग्गू भगवानपुरिया पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। बुरी तरह उलझी हुई इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन इस मर्डर केस में अब भी कई ऐसी गांठें हैं जिन्हें सुलझाने के लिए पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। और इसी कड़ी में पंजाब पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी।
और वो ये कि सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारने के लिए जग्गू भगवानपुरिया ने ही शूटरों तक हथियारों की सप्लाई की थी। वो हथियार जिसे हत्याकांड से करीब 1 महीने पहले ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजा गया था। और अब पुलिस का दावा है कि उन हथियारों को शूटरों तक लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास जग्गू भगवानपुरिया ने भिजवाया था। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि भगवानपुरिया ने न सिर्फ हथियारों की डिलीवरी की थी, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उसने वारदात को अंजाम देने के लिए 2 शार्प शूटर भी भेजे थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिन ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उन हथियारों की सप्लाई शूटरों तक करने का शक जग्गू भगवानपुरिया पर है। हत्याकांड से पर्दा उठाने के लिए तिहाड़ जेल से जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब लाया गया है, ताकि उससे पूछताछ कर ये पता लगाया जा सके कि मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में उसके अलावा और कौन-कौन लोग शामिल हैं। हालांकि जग्गू भगवानपुरिया से दिल्ली पुलिस की एक टीम 14 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है और दावा है कि इस दौरान उसने हत्याकांड से जुड़े कई हैरान करने वाले राज उगले हैं। और दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में भगवानपुरिया ने यह बताया कि उसने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर करीब 1 महीने पहले शूटरों तक हथियारों की डिलीवरी की थी। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि उन्हीं हथियारों की मदद से 29 मई को सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो सकी है कि हथियारों को कैसे और किन लोगों ने शूटरों तक पहुंचाया था। इसी बात का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। हालांकि रिमांड पूरी होने पर जग्गू भगवानपुरिया को 29 जून को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब भेज दिया। हालांकि इस दौरान भगवानपुरिया के वकील ने पंजाब पुलिस की ट्रांजिट रिमांड का विरोध किया था और यह दावा किया था कि पंजाब में उसकी जान को खतरा है, लेकिन कोर्ट ने भगवानपुरिया के वकील की अपील खारिज कर दी, जिसके बाद पंजाब पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच मानसा ले आई और फिर उसकी मेडिकल जांच करवाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने भगवानपुरिया को 7 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब के बड़े गैंगस्टर और अवैध हथियार डीलर जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब लाया गया है। असल में जग्गू भगवानपुरिया भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह एक गैंगस्टर है और उस पर कई मामले दर्ज हैं। वो न सिर्फ ड्रग्स की तस्करी से जुड़ा है, बल्कि वो पंजाब में अवैध हथियारों की सप्लाई भी करता है। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया साल 2000 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे और जेल के अंदर इन दोनों गैंगस्टरों ने अवैध हथियारों और ड्रग्स को लेकर बड़ी डील की थी। दावा तो ये भी है कि जग्गू भगवानपुरिया पिछले कई साल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था और वो अपने नेटवर्क के जरिए लॉरेंस गैंग के गुर्गों तक हथियारों की सप्लाई करवाता था। लेकिन पुलिस के हाथ जग्गू भगवानपुरिया के उन गुर्गों तक नहीं पहुंच सके हैं जिन्होंने शूटरों तक हथियारों की सप्लाई की थी। हालांकि एक रोज पहले ही पंजाब पुलिस सतबीर सिंह नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर चुकी है और पंजाब पुलिस का आरोप है कि सतबीर ने अपनी फॉर्च्यूनर कार से शूटरों को हथियारों की सप्लाई की थी। असल में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हैं कि वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार कहां से आए थे और उन हथियारों को शूटरों तक कैसे पहुंचाया गया था। इसी दौरान पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी दोस्त बलदेव चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि बलदेव चौधरी लॉरेंस बिश्नोई के साथ पढ़ता था और लॉरेंस के गैंगस्टर बनने के बाद भी वो उससे जुड़ा हुआ था। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि बलदेव ने ही पूछताछ में दिल्ली नंबर की सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार का जिक्र किया था। जिसके बाद सबूतों को जोड़ते हुए पंजाब पुलिस की एक टीम बठिंडा में मौजूद उस पेट्रोल पंप पर पहुंची जहां उस फॉर्च्यूनर कार में तेल भरवाया गया था। जांच के दौरान पुलिस को पेट्रोल पंप का एक सीसीटीवी वीडियो भी हाथ लगा, जिसमें 19 मई को रात करीब 9 बजे कार पेट्रोल पंप पर आती दिखाई दी। सीसीटीवी वीडियो देखने से ऐसा लगा जैसे उसमें 4 लोग बैठे थे। हालांकि तेल भरवाने के बाद वो कार वहां से निकल गई थी। पंजाब पुलिस का दावा है कि ये कार अमृतसर के रहने वाले सतबीर सिंह की है और उसी ने इस कार के जरिए पाकिस्तान से आए हथियारों की सप्लाई शूटरों तक की थी। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि हथियार मिलने के बाद वारदात में शामिल सभी शूटर अलग अलग रास्तों से मानसा के लिए रवाना हो गए थे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटरों ने करीब 15 दिन तक मूसेवाला का पीछा किया था और मौका मिलते ही 29 मई को दिन दहाड़े बीच सड़क पर मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया था। जांच एजेंसियों को इस बात का भी शक है कि मूसेवाला हत्याकांड की साजिश रचने में जग्गू भगवानपुरिया भी शामिल था और उसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ये दावा कर चुकी है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। हालांकि शुरुआत में लॉरेंस हत्याकांड में अपना हाथ होने की बात से इनकार करता रहा। यह भी दावा है कि कई दिनों तक लॉरेंस बिश्नोई पुलिस अधिकारियों को गुमराह करने के लिए उल्टे सीधे जवाब देता रहा। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ तिहाड़ जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया से पूछताछ की थी और दावा है कि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में भगवानपुरिया ने लॉरेंस बिश्नोई और मूसेवाला हत्याकांड की सारी हकीकत से पर्दा उठा दिया था। उस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया था कि भगवानपुरिया 22 फरवरी तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ जेल नंबर 5 में बंद था
और इस दौरान उसकी लॉरेंस बिश्नोई से गहरी दोस्ती भी हो गई। दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया था कि पूछताछ में जग्गू भगवानपुरिया ने हत्याकांड के सारे राज उगल दिए थे। और उसने पूछताछ में दिल्ली पुलिस को यह बताया था कि जेल में बंद होने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई लगातार फोन का इस्तेमाल करता था। सलाखों के पीछे से ही वो फोन के जरिए कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई और विक्रम बराड़ से बातें करता था। किसे धमकी देनी है, किससे रंगदारी वसूल